नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के बीच इतिहास के चैप्टर 2 के मोस्ट VVI 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है और आपको इस चैप्टर से MCQ टाइप क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया दोस्तों, देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में कितने महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है? कितने महाजनपदों का उल्लेख? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? कौशल महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रावस्ती में हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश अगर कहीं दिया है तो वो श्रावस्ती, ठीक है। लेकिन महाजनपद की राजधानी क्वेश्चंस में बहुत पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स इस जैन और बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दैट मीन्स 16 महाजनपद का नाम याद रखना और उनकी राजधानी नाम रखना बड़ा टफ है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 16 महाजनपद में कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद और उनकी राजधानी बताए जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? महिष्मती का नाम तो आप लोग सुने होंगे बाहुबली फिल्म में। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का यहां नाम पूछा गया। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था दोस्तों? मगध। कौन? मगध। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? या मगध महाजनपद की राजधानी पूछा गया है। तो मगध महाजनपद की राजधानी दोस्तों राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से। और बाद में यह मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। कहां? पाटलिपुत्र। तो अगर ऑप्शन में आप लोग को पाटलिपुत्र दिया जाए तो आप लोग पाटलिपुत्र को टिक कीजिएगा, अगर राजगीर दिया जाए तो आप लोग राजगीर को टिक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? धनानंद। कौन था? धनानंद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा गया है। धनानंद को युद्ध में किसने पराजित किया? तो धनानंद को युद्ध में किसने पराजित किया दोस्तों, यानी किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये युद्ध में हरा के मगध में एक नया वंश का स्थापना किया जिसको हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों, हम लोग देखते हैं। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता या मदद किसने की थी? और कोई नहीं दोस्तों, चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? वही घुमा के पूछा गया। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसे हरा के? धनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और इनको हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? वही घुमा के पूछा गया। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या पूछा गया है? मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना कब की गई दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 को ही रिपीट करके पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन का तरीका अलग है पूछने का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? और क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था मौर्य वंश का स्थापना कब की गई? तो जिस टाइम गद्दी पे बैठा उसी टाइम उसका स्थापना हुआ है ना। स्थापना किया और गद्दी में बैठा, एक ही डेट याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व। हिस्ट्री रहेगा और क्वेश्चंस में अगर डेट ना पूछे, साल में ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। जिसका कमांड डेट और साल में रहेगा ना, हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, याद रखिए दोस्तों। तो आप लोग डेट और साल में कमांड बना के रखिए और हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया? सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। कौन था दोस्तों? सिकंदर का सेनापति।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया दोस्तों, 305 ईसा पूर्व। यह भी याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मेगास्थनीज की पुस्तक का किस नाम से जाना जाता था। तो उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, इंडिका। क्या, इंडिका। वही क्वेश्चन नंबर 17 में उसी को घुमा के पूछा गया कि इंडिका के रचयिता कौन थे। जो इंडिका बुक को रचा है वही ना रचयिता कहलाएगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते क्या पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की धनानंद को हराने में, वही लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। और कोई नहीं दोस्तों, चाणक्य। कौन, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते दोस्तों, क्या पूछा गया है कि चाणक्य के और दो नाम क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चाणक्य का और दो नाम क्या था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। क्या, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये भी रट लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो चाणक्य जो पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देख के आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है। नहीं 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 नहीं, ये अर्थशास्त्र नाम से है लेकिन काम से ये पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान का ज्ञान में इसमें आपको मिलेगा। अधिकतर इसके बारे में जो जानकारी जो दिया गया है ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके राजनीति पर दिया गया है, ठीक है। तो नाम से ये अर्थशास्त्र है लेकिन काम से ये राजनीति विज्ञान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, उसी को घुमा के पूछा गया, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। यानी ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसको रचा कौन है। इसको भी चाणक्य नहीं। चाणक्य रहे ऑप्शन में, या विष्णुगुप्त रहे ऑप्शन में, या कौटिल्य रहे ऑप्शन में, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही नाम है। चाणक्य को और किन दो नामों से जाना जाता था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी देखिए, पहले तो भारत में राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता था दोस्तों कि राजा के बेटा राजा बनता था, ठीक है। राजा का बेटा राजा बनता था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। अगर क्वेश्चन में अगर आप लोग से पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, एक ही आंसर होगा दोस्तों, बिंदुसार। कौन, बिंदुसार, ठीक है। क्योंकि राजा का बेटा ही ना राजा बनता है। वो राजा के बाद दूसरा राजा गद्दी में बैठता है, वो राजा कौन होता है, उन्हीं का बेटा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। देखिए, उत्तराधिकारी बना तो गद्दी पर बैठेगा, और गद्दी पर कब बैठा ये क्वेश्चन तो आप लोग से पूछेंगे, यानी डेट तो पूछेंगे ही, ठीक है। हिस्ट्री का काम ही है डेट पूछना, और डेट पे अच्छे पकड़ होंगे आप लोगों को तो अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि बिंदुसार का बेटा कौन था। तो एक ही आंसर है, जो उत्तराधिकारी है वो उस राजा का बेटा ही होता है, ठीक है। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है, अशोक। कौन है, अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे पॉपुलर शासक, ठीक है, और कोई नहीं, अशोक ही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। देखे ना, पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोले कि उत्तराधिकारी कौन था, उसके बाद पूछा गया था तो था, वो कब गद्दी पर बैठा। तो कब गद्दी पर बैठा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कब, अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर से भर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं और आप लोग के लिए एक से एक वीडियो ला पाऊं हिस्ट्री में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। देखे ना, क्वेश्चन को कैसे घुमा रहे हैं, क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो रहा है, आंसर चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई राजा गद्दी पे बैठता है तो बिना राज्य तिलक के थोड़े बैठता है, उसका राज्य तिलक होता है। तो राज्य तिलक यानी राज्य अभिषेक होता है, उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है। तो आंसर वही होगा, जब गद्दी पर बैठा उसी दिन उसका राज्य अभिषेक भी हुआ। तो इसका आंसर भी होगा वही, अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ
था। बिना देरी के चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में क्या पूछा गया कि मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था, और कोई नहीं दोस्तों, अशोक। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, अशोक किस वंश का शासक था। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अशोक किस वंश का शासक था, अभी तो पढ़ा है, मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते क्या पूछा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, यानी सबका प्रिय कहा गया, और किसी को नहीं दोस्तों, अशोक को। किसको? अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता, और एक नाम इनको दिया गया देवानाम प्रिय। ठीक है, क्या? देवानाम प्रिय। सम्राट अशोक पहले तो उतने महान नहीं थे ना, लोगों के बीच उतने महान नहीं थे महान, लेकिन लोगों के बीच में महान नहीं थे। इनको पूरी तरह से चेंज कर दिया एक युद्ध, जिस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहली बार किस अंग्रेजी अधिकारी ने ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा। तो कौन सा अधिकारी ने? वो भी अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक है, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देख लेते क्या पूछा गया। 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई। वही क्वेश्चन नंबर 32 को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। कलिंग का युद्ध कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध। ठीक है, अशोक के जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध, मौर्य साम्राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध। ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान के ही जाइएगा। अगर बोलिएगा आप लोग को इस युद्ध का अगर विस्तृत रूप में चाहिए तो बोलिएगा, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व, जो अशोक को, सम्राट अशोक को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देख लेते क्या पूछा गया। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे दोस्तों? विशाख दत्त। चलिए इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं। मुद्रा राक्षस यानी राक्षस, क्या? राक्षस। और राक्षस का दांत कैसा होता है दोस्तों? विशाल दांत होता है, बहुत बड़ा बड़ा दांत होता है। ठीक है, तो विशाख से विशाल, दत्त से दांत, तो विशाल दांत किनके होते हैं? राक्षसों के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर दे दीजिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? जिनके दांत विशाल होते थे, यानी विशाख दत्त। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था और मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा और एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एकदम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, एकदम हटके है, एग्जाम से सटके है। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक क्वेश्चन का उत्तर मैं दूंगा और एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और दीजिए और इतिहास में टॉपर बनिए। ठीक है, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? गुड़ पुरुष। किसके नाम से? गुड़ पुरुष। और मौर्य साम्राज्य प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। किस लिपि का प्रयोग हुआ सबसे ज्यादा? ब्राह्मी लिपि का। किसका? ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो एकदम हटके और एग्जाम से सटके वाला वीडियो चाहिए जिसमें सबसे टफ क्वेश्चंस का सिलेक्शन रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को यह वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं एकदम लाऊंगा वो क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, एकदम हटके और एग्जाम से सटके वाला सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।